था। बस उसका सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए सोने का नाटक कर रहा था। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई, बिस्तर के किनारे बैठी। मैं उसकी तरफ पीठ किए लेटा था, लेकिन मुझे महसूस हो गया कि वो भी मेरे बगल में आकर लेट गई है। वो भी मेरी तरफ पीठ करके लेट गई। कुछ ही देर बाद कमरे की लाइट बंद हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली और सचमुच सोने की कोशिश करने लगा। मैं आमतौर पर उसे छूता नहीं था, सिवाय उन मौकों के जब उसे खुद मेरी जरूरत होती या दोनों का मूड अच्छा होता। बाकी समय लिंग छिंगचियो किसी तपस्विनी की तरह रहती थी। उसे जरा भी चिंता नहीं थी कि मैं जबरदस्ती कुछ करूंगा, क्योंकि अगर वो मना कर देती तो मैं कभी उसकी इच्छा के खिलाफ उसे छूता भी नहीं था। वो आराम से सो गई। मुझे भी लगा था कि जल्दी नींद आ जाएगी, लेकिन कमरे में फैली गुलाब की खुशबू जाने क्यों बार बार उसके नर्म एहसास की याद दिला रही थी। धीरे धीरे मेरा शरीर बेचैन होने लगा। आंखें बंद करते ही पुरानी यादें और भी साफ होकर सामने आने लगी। 18 साल की उम्र से ही मैं उसे जानता था, और तब से मैं एक पागल आशिक की तरह उसके पीछे घूमता रहा। हर दिन उससे अपने प्यार का इजहार करता और हर बहाने उसके करीब रहने की कोशिश करता। दूसरी तरफ लिंग छिंगचियो की दुनिया में सिर्फ काम था। उसे पुरुषों में कभी खास दिलचस्पी नहीं रही। उसे लगता था कि जितने भी लड़के उसके पीछे आएंगे वे सब मेरी तरह ही होंगे, इसलिए वो हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखती थी। ऊपर से उस समय कंपनी का काम भी इतना ज्यादा था कि उसके पास किसी दूसरे आदमी को जानने समझने का समय ही नहीं था। और अगर कभी कोई उसके करीब आने की कोशिश भी करता तो मेरी मौजूदगी देखकर खुद ही पीछे हट जाता था। भले ही कोई दूसरा आदमी उसके करीब आने की कोशिश करता, मेरी वजह से वो डरकर खुद ही पीछे हट जाता था। यही कारण था कि आज तक उसकी जिंदगी में कोई पसंदीदा पुरुष नहीं आया। मैं ही उसकी जिंदगी का पहला और इकलौता पुरुष था जिसने उसे छुआ था। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चल गया कि वह मुझसे बेहद नफरत करती है, इसलिए मैंने खुद को बहुत रोक कर रखा। बहुत कम ही उसे छूता था, लेकिन आज रात न जाने क्यों अपनी इच्छाओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बार बार मेरे दिमाग में लिंग छिंगचियो का ख्याल आने लगा। उसका नाजुक और मुलायम शरीर, जब भी उसे छुआ था वो एहसास आज तक उतनी ही साफ याद था। सबसे गहरी याद उस दिन की थी जब पार्टी के मेकअप रूम में मैंने उसे अपनी बाहों में लिया था। अजीब बात यह थी, उस दिन मैंने सिर्फ उसे एक पल के लिए गले लगाया था, लेकिन उस एक पल का एहसास हमारे पति पत्नी बनने के बाद के किसी भी स्पर्श से कहीं ज्यादा गहरा था। उस दिन उसकी नरम कमर को छूते समय उंगलियों पर जो एहसास रह गया था वो आज तक नहीं भूला था। उन्हीं बातों को सोचते सोचते मेरी उंगलियां जैसे फिर उसी एहसास को महसूस करना चाहने लगी। अनजाने में मेरा हाथ भी हल्का सा हिल गया, जैसे मैं उसके पास लेटी औरत को अपनी तरफ खींच लेना चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। अब मैं उसे दोबारा नहीं छू सकता, वरना हमारा रिश्ता और भी उलझ जाएगा। मैं अच्छी तरह जानता था, चाहे मन कितना भी क्यों न करे, अब मुझे खुद को रोकना ही होगा। मैं झटके से करवट बदल कर लेट गया, बेचैनी में आंखें बंद कर ली और खुद को जल्दी सोने के लिए मजबूर करने लगा। उसी समय नींद में डूबी लिंग छिंगचियो भी मेरी तरफ करवट बदल कर लेट गई। बिना पीछे देखे ही मुझे महसूस हो गया, अब वो मेरे और भी करीब आ गई है। उसके शरीर से आती हल्की सी स्त्री सुगंध साफ महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था अगर मैं बस पलट कर देखूं तो उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने होगा। बड़ी मुश्किल से शांत हुई बेचैनी फिर सिर उठाने लगी, और इस बार पहले से भी ज्यादा तीव्र, मानो किसी भी तरह उसे दबा पाना नामुमकिन हो। कमरे में ऐसी चल रहा था, फिर भी मुझे लग रहा था कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर तपने लगा। धत, मैं झुंझलाकर तुरंत बिस्तर से उठ बैठा, सीधे बालकनी में गया और एक सिगरेट जला ली। रेलिंग पर टिककर ठंडी हवा खाने लगा। धीरे धीरे मन की बेचैनी भी शांत होने लगी, लेकिन अब कमरे में लौटकर सोने का मन बिल्कुल नहीं था। रात यूं ही बीत गई। दूसरी तरफ लिंग छिंगचियो को उस रात कई दिनों बाद सबसे अच्छी नींद आई। उसे एक भी सपना नहीं आया। पिछली रात झाओ शुहुआ ने उसे एक खास खुशबू वाली अगरबत्ती दी थी जो मन को शांत रखती थी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसका असर इतना अच्छा होगा। सुबह वो आलस भरी मुस्कान के साथ उठी और आराम से अंगड़ाई ली। उसी समय बाथरूम का दरवाजा खुला। मैं नहाकर बाहर आया। एक नजर में ही समझ गया वो बहुत चैन की नींद सोई है। उसके चेहरे की ताजगी सब कुछ बता रही थी। हमारी नजरें मिली। उसने धीरे से हाथ नीचे किए और सामान्य स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग। मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। जल्दी से तैयार होकर नीचे चला गया। झाओ शुहुआ हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ चुकी थी। वो शालीनता से नाश्ता कर रही थी। मुझे देखते ही मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, नाश्ता कर लो। कितने दिनों बाद तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता करने का मौका मिला है। मैं वही खड़ा रहा, चेहरा गंभीर था। मैंने पूछा, माँ,
कल रात आपने मेरे कमरे में क्या जलाया था? झाओ शुहुआ को लगा कि उनकी योजना सफल हो गई है। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्या पूरी रात नींद नहीं आई? मैंने सपाट चेहरे से जवाब दिया, आपकी मेहरबानी से सचमुच पूरी रात सो नहीं पाया। इतना कहकर मैं मुड़ा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। पीछे से झाओ शुहुआ की आवाज आई, अरे दामाद जी, नाश्ता तो करते जाओ। लेकिन मैंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। झाओ शुहुआ बेहद खुश थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, पूरी रात नहीं सोया, लगता है अब जल्द ही मैं नानी बनने वाली हूँ। उधर उसी समय लेंग छिंगचियो भी डाइनिंग रूम में आ गई। गुड मॉर्निंग माँ। आज उसका मूड काफी अच्छा लग रहा था। बैठते ही उसने दूध का गिलास उठाकर एक ही सांस में पी लिया। झाओ शुहुआ ने मुस्कुराकर पूछा, कल रात नींद कैसी आई? लेंग छिंगचियो ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बहुत अच्छी, आपकी दी हुई खुशबू सच में कमाल की थी। मैं एक बार सोई तो सीधे सुबह आँख खुली। कई दिनों बाद इतनी सुकून भरी नींद आई है। झाओ शुहुआ एक पल के लिए चौंक गई। सीधे सुबह तक सोती रही? हाँ, लेंग छिंगचियो मुस्कुराई। माँ, वो खुशबू आपने कहाँ से खरीदी? मुझे भी अब हर रात वही इस्तेमाल करनी है। झाओ शुहुआ ने सहज भाव से कहा, अब नहीं है, किसी ने मुझे तोहफे में दी थी, फिर मिलेगी तो तुम्हें भी दे दूंगी। उन्होंने देखा कि अचानक उनका मूड थोड़ा उतर गया है। लेंग छिंगचियो ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। नाश्ते के बाद झाओ शुहुआ ने चुपके से घर के नौकरों से पूछताछ शुरू की। वो जानना चाहती थी कि इन दिनों मेरे और लेंग छिंगचियो के रिश्ते कैसे हैं, लेकिन हर किसी का जवाब लगभग एक जैसा था। दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेंग छिंगचियो अभी भी अपने पति के प्रति पहले जैसी ठंडी है और दामाद जी भी पहले जैसे नहीं रहे। अब वो हर समय लेंग छिंगचियो के पीछे पीछे नहीं घूमते। इतना ही नहीं, लेंग छिंगचियो अक्सर रात को घर भी नहीं लौटती और हाल ही में दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे हैं। ये सुनते ही झाओ शुहुआ समझ गई, मामला उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर है। यहाँ तक कि उनका दामाद भी बदल गया था। कल रात भी इतना अच्छा मौका होने के बावजूद उसने लेंग छिंगचियो को हाथ तक नहीं लगाया। यानी इन दोनों की शादी सचमुच संकट में थी। दोपहर को झाओ शुहुआ ने खुद रसोई में जाकर लेंग छिंगचियो की पसंद के कई व्यंजन बनाए। फिर प्यार से कहा, ये टिफिन छिंगचियो के लिए ऑफिस लेकर जाओ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मना करने की कोई वजह भी नहीं थी। आखिर ये मेरी सास के हाथ का बना खाना था। वो चाहती थी कि उनकी बेटी अपने हाथ का खाना खाए, इसलिए मुझे ही ये पहुंचाना था। ऊपर से मुझे अब भी उनके सामने एक प्यार करने वाले पति का अभिनय करना था। पहले वाला मैं तो कभी भी लेंग छिंगचियो से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ता, इसलिए अब भी मैं कोई बहाना नहीं बना सकता था। खैर, सिर्फ खाना पहुंचाना ही तो था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं लेंग ग्रुप के मुख्यालय पहुंचा। गाड़ी से उतरकर मैंने धूप का चश्मा लगाया और सीधे अंदर चला गया। इस कंपनी से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। पिछले जन्म में न जाने कितनी बार यहाँ आया था। बिना किसी से पूछे भी मुझे हर रास्ता याद था। किसी का ध्यान अपनी तरफ न जाए, इसलिए मैंने सीईओ वाली प्राइवेट लिफ्ट नहीं ली। मैं सामान्य कर्मचारियों वाली लिफ्ट में चढ़ गया। वो सिर्फ 50वीं मंजिल तक जाती थी। उसके बाद ऊपर जाने के लिए दूसरी लिफ्ट लेनी पड़ती थी। शुरू में लिफ्ट में सिर्फ मैं था, फिर 2 कर्मचारी भी अंदर आ गए। वे मुझे नहीं पहचानते थे। आपस में बातें करने लगे। इस साल डिजाइन प्रतियोगिता में बहुत जबरदस्त मुकाबला है। मैं भी हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन अब तो हिम्मत ही नहीं हो रही। दूसरे ने कहा, पता नहीं इस बार टॉप 5 में कौन कौन आएगा। क्या सॉन्ग ज़ेहाओ फिर से जीत पाएगा? उसे कंपनी में आए अभी 2 साल भी नहीं हुए। पहले ही साल उसने डिजाइन प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार जीत लिया था। इस साल तो वो सेक्रेटरी डायरेक्टर भी बन गया था। हालांकि बाद में उसकी पदावंती हो गई, लेकिन डिजाइन विभाग में आज भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। सुना है वो इस बार भी प्रतियोगिता की पूरी तैयारी कर रहा है। लगता है फिर से बड़ा पुरस्कार जीतने की सोच रहा है। अगर इस बार भी स्पेशल अवार्ड जीत गया तो इसी साल कंपनी का गोल्ड मेडल डिजाइनर बन जाएगा। दोनों के चेहरे पर साफ ईर्ष्या दिखाई दे रही थी। यार, इंसान और इंसान में इतना फर्क कैसे हो सकता है? सिर्फ टैलेंट ही नहीं, वो दिखने में भी इतना हैंडसम है। ऊपर से बॉस भी उस पर खास मेहरबान है। इतना परफेक्ट आदमी हो तो बाकी लोग जिए कैसे? मैं पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। सच कहूँ तो सॉन्ग ज़ेहाओ वाकई बेहद काबिल इंसान था। उसके पास टैलेंट भी था, अच्छी शक्ल सूरत भी, और लोगों से पेश आने की समझ भी। पिछले जन्म में मैं तो उसके सामने पूरी तरह हार चुका था। बाकी लोगों का क्या हाल होता ये समझना मुश्किल नहीं था, लेकिन इस जन्म में मेरे लिए अब सॉन्ग ज़ेहाओ चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरी नजर में वो बस एक आम इंसान था। मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा और सीधे लेंग छिंगचियो के ऑफिस की ओर बढ़ गया। एक सेक्रेटरी ने मुझे देखते ही जल्दी से आकर कहा, मिस्टर लू, आप यहाँ? मैडम अभी ऑफिस में नहीं है, क्या मैं उन्हें अभी फोन कर दूं? मैंने सिर हिलाया, जरूरत नहीं, मैं अंदर बैठकर उनका इंतजार कर लेता हूँ। सेक्रेटरी मुझे अंदर ले गई। लेंग छिंगचियो का ऑफिस बेहद विशाल और शानदार था।
सजावट भी बेहद आलीशान थी। यहाँ तक कि अंदर एक छोटा सा गोल्फ खेलने का एरिया भी बना हुआ था। मैंने टिफिन टेबल पर रखा और गोल्फ खेलने लगा। वैसे मेरी गोल्फ बहुत खराब थी, हर बार गेंद होल के पास जाकर भी अंदर नहीं जाती थी। काफी देर बाद लगा कि इस बार सही निशाना लग गया है, लेकिन गेंद फिर से होल से चूक गई और दूर लुढ़क गई। उसी समय ऑफिस का दरवाजा खुला। गेंद जाकर ठीक लेंग छिंगचिू के पैरों के पास रुकी। वो एक पल के लिए ठिठक गई, फिर मेरी तरफ देखा और अनायास ही उसकी भौहें सिकुड़ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गोल्फ स्टिक वापस रख दी। माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, जल्दी खा लो, फिर मैं चला जाऊंगा। उसकी नजर सेंटर टेबल पर रखे टिफिन पर पड़ी। उसने ठंडे स्वर में कहा, वही रख दो, अब तुम जा सकते हो। मैंने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम्हें खाना खाते हुए देखकर ही वापस आना, और वैसे भी मेरे लिए भी खाना भेजा है। मैंने टिफिन खोला, तुरंत खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मैंने 2 प्लेटों में चावल परोसे, एक प्लेट लेकर खुद खाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी। उसका इंतजार करने का बिल्कुल मन नहीं था। लिंग छिंगचिू भी सुबह से लगातार काम कर रही थी। उसने नाश्ता भी नहीं किया था, उसे भी भूख लगी थी। ऊपर से ये सब उसकी माँ के हाथ का बना हुआ खाना था, जो उसकी पसंदीदा डिशेस थी। वो भी सामने बैठ गई और खाना खाने लगी। साथ ही उसने अपनी असिस्टेंट से कहा, रिपोर्ट जारी रखो। वो खाना खाते खाते भी ऑफिस की रिपोर्ट सुनती रही। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, ये औरत तो खाते समय भी काम करती है। क्या दुनिया के सारे लोग इसकी तरह वर्कहॉलिक होते हैं? असिस्टेंट ने अपनी रिपोर्ट खत्म की, फिर एक फाइल निकालकर उसके सामने रखी। मैडम, ये इस साल की डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की सूची है। कुल 10 लोग हिस्सा ले रहे हैं, कृपया देख लीजिए। लिंग छिंगचिू ने सूची पर एक नजर डाली और संतुष्ट होकर बोली, इस साल सबका उत्साह काफी अच्छा लग रहा है। असिस्टेंट मुस्कुराई, जी मैडम, इस बार विजेताओं को कम से कम 50 लाख नहीं, 50,000 नहीं, बल्कि 50 लाख नहीं, कम से कम 50,000। उसने तुरंत स्पष्ट किया, न्यूनतम पुरस्कार 50,000 नहीं, बल्कि 5 लाख। फिर उसने सही बात बताई, दरअसल इस बार इनाम काफी बड़ा है, इसलिए सभी बहुत उत्साहित हैं। मैं भी उत्सुक होकर सूची देखने लगा। पहली ही नजर में सोंग ज़ेहाओ का नाम दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या सोंग ज़ेहाओ इस बार भी पुरस्कार जीत जाएगा? फिर उत्सुकता से पूछा, पहले स्थान का इनाम कितना है? असिस्टेंट ने तुरंत जवाब दिया, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा पुरस्कार स्पेशल ग्रैंड प्राइज है, जिसमें पूरे 50 लाख युवा नहीं, बल्कि 5 मिलियन 50 लाख का इनाम है। मैं हैरान रह गया, इतना ज्यादा? असिस्टेंट मुस्कुराई, जी, इस बार मैडम ने खुद इनामी राशि बढ़ाई है, क्योंकि इस साल की प्रतियोगिता कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने फिर पूछा, पिछले साल कितना इनाम था? ग्रैंड प्राइज 1 मिलियन था, बाकी पुरस्कारों में भी कम से कम 1 लाख युआन मिलते थे। मैंने पूछा, कुल कितने विजेता चुने जाएंगे? कुल 5 स्थान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5 को पुरस्कार मिलना ही तय है। मैं समझ नहीं पाया। असिस्टेंट मुस्कुराकर बोली, यानी सिर्फ टॉप 5 में आ जाना काफी नहीं है, डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसे मैडम खुद मंजूरी दे। अगर उन्हें कोई डिजाइन पसंद नहीं आया तो किसी को भी पुरस्कार नहीं मिलेगा। मैं हैरानी से बोला, इतना सख्त नियम? तभी मुझे पिछली जिंदगी की एक बात याद आ गई। उसी दौरान लिंग छिंगचिू और सोंग ज़ेहाओ न्यूयॉर्क बिजनेस ट्रिप पर गए थे। शुरुआत में मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। बाद में न्यूयॉर्क की एक बड़ी परियोजना की बोली जीतने की खबर मीडिया में आई। मुख्य डिजाइनर के रूप में लिंग छिंगचिू के डिजाइन की हर जगह तारीफ हो रही थी। तभी मैंने वो खबर पढ़ी। उस रिपोर्ट में डिजाइन टीम के सदस्यों की सूची भी छपी थी और उसमें सोंग ज़ेहाओ का नाम भी था। ये देखते ही मैं पिछले जन्म में उससे बुरी तरह झगड़ पड़ा था। अब उन बातों को याद करने का मन नहीं था। बस इतना महसूस हुआ, लिंग छिंगचिू और सोंग ज़ेहाओ सचमुच एक दूसरे के लिए बने थे। दोनों बेहद प्रतिभाशाली थे और मैं उनके सामने बिल्कुल निकम्मा था। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तलाक हो जाना ही बेहतर था। कम से कम रोज रोज उन दोनों को देखकर परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। मैंने आगे कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाने लगा। कुछ देर बाद लिंग छिंगचिू खाना खत्म कर चुकी थी। उसने चॉपस्टिक रख दी और असिस्टेंट से कहा, तुम जा सकती हो। असिस्टेंट आदर से सिर झुकाकर बाहर चली गई। अब पूरे ऑफिस में सिर्फ हम दोनों बचे थे। मैंने भी अपना खाना खत्म किया और सामान समेटने लगा। मैं चलता हूं, तुम्हारे काम में और बाधा नहीं डालूंगा। मैं सिर झुकाकर टिफिन समेट रहा था, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया कि वो चमड़े के सोफे पर आराम से टिककर मुझे ध्यान से देख रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, लगता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें ऐसा सिर्फ लग नहीं रहा, सच में हूं। वो मुस्कुराई, अच्छा, मुझसे इतनी नाराजगी किस बात की है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने का सारा मजा खराब हो जाता है। उसकी आवाज तुरंत ठंडी पड़ गई। क्या कहा तुमने? अब मुझे उससे डर नहीं लगता था। मैंने साफ कहा,
खाना खाते समय भी तुम काम करती रहती हो। ऐसे माहौल में किसका खाने का मन करेगा? वो हल्का सा हंसी। लेकिन अभी तो तुम्हें मेरे काम में बड़ी दिलचस्पी थी। मैंने समझाया, मुझे काम में नहीं, इनामी रकम में दिलचस्पी थी। वो मुस्कुराई। लू परिवार के बड़े बेटे को भी इतनी सी रकम आकर्षित करती है। वैसे भी हर महीने तुम्हें जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा तो जेब खर्च भी नहीं बनता। मेरे हाथ अचानक रुक गए। उसकी बात किसी जोरदार तमाचे की तरह लगी। हाँ, मेरे पास सचमुच कोई बचत नहीं थी। दुनिया मुझे अमीर घर का बेटा समझती थी, लेकिन हर महीने मुझे सिर्फ जेब खर्च मिलता था। दादाजी 2 लाख नहीं 20,000 युआन देते थे और लिंग छिंगच्यू हर महीने 30,000 देती थी। कुल मिलाकर मेरे पास सिर्फ 50,000 युआन का मासिक खर्च था। इसके अलावा मेरी कोई आमदनी नहीं थी, पैसे कमाने का कोई हुनर भी नहीं। यहाँ तक कि लिंग छिंगच्यू के पीछे भागते भागते मैंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। सोचने पर लगा, मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं था। हर मामले में मैं सॉन्ग ज़ेहाओ से पीछे था। मैं सच में एक निकम्मा इंसान था। लेकिन निकम्मा होने का मतलब ये नहीं कि कोई मेरा अपमान करे। मैं खड़ा हो गया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम मुझे बिल्कुल बेकार समझते हो? वो मुस्कुराई। बताओ, ऐसी कौन सी बात है तुम्हें जिसकी वजह से मैं तुम्हारी इज्जत करूं? मैंने गहरी सांस ली। बहुत अच्छा, अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि तुम आज जो कह रही हो एक दिन उसी बात पर पछताओगी। वो व्यंग्य से हंस पड़ी। साबित करोगे? किस चीज से? तुम्हारे पास है ही क्या? उसकी नजरों में मैं एक नालायक, निकम्मा और नापसंद आदमी था। मैंने कोई बहस नहीं की, सीधे सेंटर टेबल से डिजाइन प्रतियोगिता की सूची उठाई। उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा, इस डिजाइन प्रतियोगिता में मैं भी हिस्सा लूंगा और मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बेकार नहीं हूं। वो कुछ पल के लिए सचमुच चौंक गई। तुम इस प्रतियोगिता में? ध्यान से देखो, ये आर्किटेक्चरल डिजाइन कंपटीशन है, फूल पत्तियों की ड्राइंग बनाने की प्रतियोगिता नहीं। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे पता है मैं इसी प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। मेरे चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास देखकर लिंग छिंगच्यू कुछ पल के लिए चुप रह गई। ये आदमी इतना आत्मविश्वास आखिर लाता कहां से है? तुमने तो कॉलेज भी पूरा नहीं किया, तुम्हें आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के बारे में क्या पता? मैं बोला, अरे घर का डिजाइन ही तो बनाना है, अंदर का स्ट्रक्चर बनाना मुझे नहीं आता, लेकिन बाहर का लुक तो मैं बना ही सकता हूँ। लिंग छिंगच्यू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर इतना आसान होता तो हर गली में डिजाइनर घूम रहे होते। मैं बोला, मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं बना सकता हूँ। अगर मेरे बनाए हुए एक्सटीरियर डिजाइन को तुमने पसंद कर लिया तो मेरी जीत होगी। लिंग छिंगच्यू ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम सिर्फ बाहरी डिजाइन बनाओ, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें सच में इतना हुनर है या नहीं। मैंने आगे कहा, अगर मैं जीत गया तो 50 लाख का प्राइज भी मेरा होगा। लिंग छिंगच्यू ने बेबस होकर कहा, पहले ये तो देख लो कि तुम्हारे पास इतनी काबिलियत है भी या नहीं। मैं मुस्कुराया, है या नहीं ये तब पता चलेगा। लिंग छिंगच्यू अब भी मेरी सोच समझ नहीं पा रही थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरा डिजाइन उसकी मंजूरी पा सकता है। वो उठकर मेरे सामने आ खड़ी हुई और बोली, अगर तुम्हारा डिजाइन इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन निकला तो 50 लाख का इनाम तुम्हें दे दूंगी। मैंने उत्साह से उसकी ओर उंगली करते हुए कहा, ये बात तुम्ही ने कही है, अब इंतजार करना, इनाम मेरा ही होगा, बाद में मुकरना मत। उसने मेरा हाथ पकड़कर उंगली नीचे करते हुए कहा, मेरी बात पर शक करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है और आगे से मेरी तरफ उंगली मत उठाना। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, गुस्से में नाक सिकोड़कर मुड़ा और बाहर निकल गया। पीछे से लिंग छिंगच्यू ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, अपना सामान भी साथ ले जाओ। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और कहा, जो पहले खा ले उसे बर्तन धोने की जरूरत नहीं होती, जो बाद में खाए वही साफ करेगा। धड़ाम, मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। घर पहुंचने के बाद पता चला कि सासू माँ झाओ शुहुआ वापस जा चुकी थी। ससुर जी उन्हें बुलाकर ले गए थे। मुझे पहले से ही पता था कि सासू माँ ज्यादा दिन यहाँ रुक ही नहीं सकती। उनकी और ससुर जी की आपस में इतनी अच्छी बनती थी कि वे एक दूसरे से ज्यादा देर दूर रह ही नहीं सकते थे। एक रात रुक जाना ही शायद उनकी हद थी। लेकिन जाते जाते झाओ शुहुआ ली माँ के लिए एक संदेश छोड़ गई थी। उन्होंने कहा था कि अब से हर दोपहर मैं खुद लिंग छिंगच्यू के लिए लंच लेकर जाऊंगा और उसके साथ बैठकर खाना भी खाऊंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वे खुद वापस आकर हमारी निगरानी करेंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वे फिर लौटे, वरना मुझे दोबारा लिंग छिंगच्यू के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ता। इसलिए मैंने रोज उसके लिए लंच ले जाने की बात मान ली। वैसे भी ज्यादा दिन की बात नहीं थी, जल्दी ही हमारा तलाक हो जाएगा। मैंने ली माँ से कहा, ली माँ, मेरा सारा सामान वापस कमरे में रखवा दीजिए, मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाऊंगा। ली माँ झिझकते हुए बोली, छोटे मालिक, समधन जी को पता चल गया है कि आप और मैडम अलग अलग कमरों में सोते हैं।
उन्होंने हम सबको कहा है कि अगर आप दोनों फिर से अलग सोए तो उन्हें तुरंत बता दें। मेरा सिर दर्द करने लगा। अगर ये पिछला जन्म होता तो सासू माँ की ये मदद मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन इस जन्म में मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, बस कुछ दिन और सहना है। जैसे ही लेंग छिंगचियो अपनी सारी तैयारी पूरी कर लेगी, हमारा तलाक हो जाएगा। तब तक बस अभिनय करना पड़ेगा। वैसे भी एक कमरे में सोने का मतलब यह नहीं था कि हमारे बीच कुछ होगा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते थे। चाहे लेंग छिंगचियो मेरे सामने बिना किसी कपड़े के भी खड़ी हो जाए, मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था और यह भरोसा भी उसी ने मुझे दिया था। इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी काम था डिजाइन बनाना। मैंने खुद को कमरे में बंद किया और स्केच बनाने बैठ गया। अच्छी बात यह थी कि बचपन में मैंने ड्राइंग सीखी थी, इसलिए बेसिक स्केचिंग मेरे लिए मुश्किल नहीं थी। जहां तक बिल्डिंग के डिजाइन की बात थी, वो तो मैं पहले ही तय कर चुका था। पिछले जन्म में लेंग छिंगचियो के हर डिजाइन से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। खासतौर पर न्यूयॉर्क की उस प्रतियोगिता के लिए उसने जो डिजाइन बनाया था, उसका रूप मुझे अब भी याद था। मैं हंसते हुए बोला, लेंग छिंगचियो, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। अब मैं तुम्हारी ही डिजाइन से तुम्हें हराऊंगा। मैं चालाकी भरी हंसी हंसते हुए ड्राइंग बनाने लगा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने बात बहुत आसान समझ ली थी। मुझे उसके डिजाइन लगभग 70-80% तक ही याद थे। हर छोटी बड़ी डिटेल याद नहीं थी। कई बार बनाने के बाद भी मुझे लगता रहा कि कुछ न कुछ कमी रह गई है। मैं आधे अधूरे काम से संतुष्ट नहीं होना चाहता था। आखिर मुझे 50 लाख का इनाम जीतना था। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि वो पैसे मिलते ही दोबारा पढ़ाई शुरू करूंगा, वरना मैं सारी जिंदगी निकम्मा ही बना रहूंगा और लेंग छिंगचियो हमेशा मुझे बेकार समझती रहेगी। इस बार मुझे ये मौका हर हाल में पकड़ना था। यही मेरी जिंदगी बदलने की पहली सीढ़ी थी। वैसे अगर मैं पढ़ना चाहता तो दादाजी खुशी खुशी पूरा खर्च उठाते, मुझे जितने पैसे चाहिए होते दे देते। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी थी। मैं अब और दादाजी के पैसों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उन्होंने पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखा था। अगर अब भी उन्हीं पर बोझ बना रहता तो बड़े चाचा का परिवार मुझे और भी ज्यादा निकम्मा समझता। पुनर्जन्म के बाद मेरी सिर्फ 2 इच्छाएं थी। पहली, अब कभी लेंग छिंगचियो के पीछे पागल नहीं बनूंगा। दूसरी, दादाजी को मेरी वजह से फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब आगे की जिंदगी मुझे अपने दम पर बनानी थी। डिजाइन प्रतियोगिता में अभी समय था। मैंने तय किया कि तब तक जितना हो सके आर्किटेक्चर सीखूंगा और अपने डिजाइन को बेहतर बनाऊंगा। खुशकिस्मती से लेंग छिंगचियो की स्टडी में इस विषय की ढेर सारी किताबें थी। मैं तुरंत वहां गया और आर्किटेक्चर की किताबें निकालकर पढ़ने लगा। उन्हीं किताबों के बीच मुझे एक मोटी डिजाइन नोटबुक भी मिली। वो लेंग छिंगचियो की सभी पुरस्कार विजेता डिजाइनों का निजी कलेक्शन था। किताब में उसके बनाए हुए स्केच और डिजाइन भरे पड़े थे। भारी भरकम तकनीकी बातें मेरी समझ से बाहर थी, इसलिए मैंने सिर्फ तस्वीरें और स्केच देखने शुरू किए। जितना समझ सकता था उतना समझने की कोशिश करने लगा। शाम को जब लेंग छिंगचियो घर लौटी तो उसने देखा कि स्टडी का लाइट जल रहा है। हैरानी से ऊपर आई और दरवाजा खोलकर अंदर झांका। मैं उसकी मेज पर बैठा पूरी तन्मयता से किताबें पढ़ रहा था। मेरे सामने आर्किटेक्चर की दर्जनों किताबें बिखरी हुई थी। ज्यादातर किताबों में तस्वीरें और डिजाइन बने हुए थे। उस समय मैं दुनिया भर की मशहूर इमारतों पर आधारित एक किताब पलट रहा था। वो हल्का सा हंसी और उंगली से मेज थपथपाई। मैं चौंक कर ऊपर देखा। उसे सामने देखकर हैरान रह गया। तुम कब आई? उसने बेपरवाही से कहा। इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। चाहे जितनी किताबें देख लो, तुम इन्हें समझ नहीं पाओगे। मुझे तभी एहसास हुआ कि लेंग छिंगचियो की जुबान सच में बहुत तीखी है। पिछले जन्म में मैं उसके प्यार में इतना अंधा था कि उसकी ये सबसे बुरी आदत कभी देख ही नहीं पाया। मैं खड़ा हुआ और चुनौती भरे अंदाज में बोला, मैं समझ पाऊं या नहीं, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। मुझे दिखावा करना पसंद है। अब बताओ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? वो फिर हंस पड़ी। क्या तुम हर काम ऐसे ही जिद में करते हो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, मैं ऐसा ही हूं। क्या आज पहली बार मिले हो मुझसे? वो फीकी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, जिस दिन पहली बार तुमसे मिली थी उसी दिन तुम्हारी जिद देख ली थी। मुझे भी हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। मैं उसके पीछे पागलों की तरह घूमता रहा था। खाना खाते समय जबरदस्ती उसके पास बैठा रहा, यहां तक कि उसके साथ उसके घर जाने की जिद भी कर दी थी। उस वक्त मेरी बेहिचक हरकतों ने उसे सचमुच डरा दिया था। उन दिनों का अपना रूप याद करके मुझे खुद पर शर्म आने लगी। मैं बोला, फिक्र मत करो, जितनी नफरत तुम्हें उस पुराने मुझसे है, उससे कहीं ज्यादा मुझे खुद है। लेकिन आज के बाद मेरी जिद तुम्हारे लिए कभी नहीं होगी। इतना कहकर मैं उसकी डिजाइन वाली किताब उठाकर बाहर जाने लगा। अचानक उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने भौहें सिकोड़ ली। अब क्या है? उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़ी किताब पर गई। ये क्या ले जा रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? उसने सख्त आवाज में कहा, मेरी चीज वापस रख दो।
मैं बिल्कुल शांत रहा, बस देखने के लिए उधार ले जा रहा हूं। मैं तुम्हारे डिजाइन सबसे ज्यादा जानता हूं। अगर मुझे कुछ बनाना है तो तुम्हारे काम से ही सीखना पड़ेगा। वो बोली, सीखना या नकल करना? मैं मुस्कुराया, हाँ, साफ साफ कहो तो नकल ही करूंगा। असल में मैं उसके भविष्य के डिजाइन की नकल करने वाला था। वो नाराज होने की बजाय मुस्कुरा दी। नकल करके 50 लाख का इनाम नहीं जीता जा सकता। मैंने आत्मविश्वास से कहा, जरूरी नहीं, हो सकता है मैं गुरु से भी आगे निकल जाऊं। इतना कहकर मैंने उसकी पकड़ छुड़ाई और बाहर निकल गया। वो मेरी जाती हुई पीठ को देखकर मुस्कुरा उठी। अभी अभी मैंने जिस तरह उसे बार बार चुनौती दी थी, उसे याद करके उसे सब कुछ मजाक जैसा लग रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं जैसा आदमी भी उसे चुनौती देने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन जाने क्यों, अब उसे सचमुच इंतजार होने लगा था कि मैं आखिर कैसा डिजाइन बनाकर लाऊंगा। शायद मैं उसे थोड़ा बहुत चौंका भी दूं, लेकिन एक बात को लेकर उसे पूरा यकीन था, 50 लाख का इनाम जीतना मेरे बस की बात नहीं थी।